हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे नहीं करेंगे BPSC 107 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। ठीक है, ये आपके सामने मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन पेपर है आपका दिसंबर 2023 का। ठीक है, BPSC 107 का। और कुछ क्वेश्चन है हम ये करने वाले हैं यहाँ पे। ये काफ़ी डिफिकल्ट टाइप की क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपनी बुक में सर्च कर लेना, आपको मिल जाए तो मुझे बताना। बुक में नहीं मिलते हैं ये वाले सवाल, ये सिर्फ मैंने करा रखे हैं। और 2 PDF मैंने यहाँ पे ऑन की हुई है दिखाने के लिए आपको। अभी मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन जो है पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इस कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति और उस सीमा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहला तो नेचर, ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होती है, ठीक है, संबंध होते हैं उनके, उनमें जो प्रकृति होती है, लेकिन नेचर कैसा होता है, और इनकी जो सीमाएं हैं, ठीक है, बाउंड्रीज, उसको लेके, सीमा या दायरा जो भी आप कह सकते हैं, उसको लेके सवाल बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या है ना। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, और प्रकृति और सीमा तो दूर की बात है। तो संबंध आपको पता होना चाहिए। इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने, संसाधनों को साझा करने और वैश्विक मुद्दों का सामना करने के तरीकों के रूप में जानकारी साझा करने की अनुमति देते हैं, जो किसी विशेष देश या क्षेत्र से परे होते हैं। कहने का मतलब कि भाई राष्ट्रीय संबंध जो है राष्ट्रीय हितों को एक दूसरे के साथ जो है हम सहयोग करते हैं इसमें। यानी कि जैसे कि इंडिया है, अगर इंडिया किसी से संधि कर रहा है, किसी के साथ व्यापार कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको क्या करना है भाई, उसके साथ रहना है ताकि दोनों की चांदी चांदी हो जाए, राइट, दोनों का फ़ायदा हो। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम उससे सामान खरीदेंगे तो हमारा भी फ़ायदा होगा, हमें बनाना नहीं पड़ रहा अपने देश में। अगर हम बेचेंगे तो हमें जो विदेशी मुद्रा है वो प्राप्त होगी। तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे हित भी आता है हमारा कि भाई रीज़न की वजह से हम जो है राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल जो संधियाँ करते हैं इसलिए भी करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए भी हम संध्या करते हैं। ठीक है, जैसे कि महामारी है, इसको कम करने के लिए, आतंकवाद को कम करने के लिए, पर्यावरण से जो संबंधित जो समस्याएं हैं इनको सॉल्व करने के लिए भी जो है हम संध्या करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं अन्य कंट्रियों से, अन्य देशों से। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन टॉपिक्स के बारे में कि भाई प्रकृति कैसी होती है। अब देखो, ये प्रकृति डिपेंड करता है किसी देश के नेचर पे कि उसको कैसा दोस्त चाहिए। ठीक है, दोस्त कैसे चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए, तो इंडिया जो है ऐसा देश है कि भाई जहाँ पे हमारा जो हित है वो इम्पोर्टेंट रखता है किस चीज़ के मामले में, कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा चाहिए हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास आतंकवादी देश है ना, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो उनसे रक्षा के लिए हमें संध्या करनी होती है किसी और कंट्रीज से, जैसे कि रशिया है, अमेरिका है, ठीक है, यूरोप की कंट्रीज़ है बड़ी बड़ी। तो ताकि वो हमारी सहायता करे, है ना। और उससे पहले कि वो हमें देखे ही ना, अगर हमारा दोस्त मजबूत रहता है तो सामने वाला व्यक्ति हमें देखता भी नहीं सही से। ठीक है, तो ये पावर दिखाने की कोशिश की जाती है दोस्ती करके भी। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास पावर नहीं है, पर हमें करना पड़ता है। जरूरत ही ना पड़नी चाहिए ना युद्ध करने की, क्योंकि भाई युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं होता, ये कहने की बात है। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो आपको आपने पढ़ाई है यहाँ पे। तो युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान ही होता है। आर्थिक विकास ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि हमारे जो हित होते हैं उसमें आर्थिक विकास भी है, क्योंकि भारत अभी पिछड़ा है, ठीक है, काफ़ी मामलों में। तो इसके लिए हमें आर्थिक विकास भी हमारा जो है एक हित होता है। ताकि क्योंकि हम जिससे दोस्ती कर रहे हैं इसीलिए भी करते हैं कि भाई पैसे जो है हमारे जो विदेशी मुद्रा है हमें प्राप्त होगी, तो इसलिए भी हम दोस्ती करते हैं। मानव अधिकारों की रक्षा करना, वैश्विक पदानुक्रम में अपनी जो स्थिति है उसको ठीक करना, ठीक है, रैंक जो है उसको सुधारना, अपनी जो रैंक नीचे आई हुई है उसको ठीक करने की कोशिश करना, ये सारे जो है आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। उसके बाद इसका जो दायरा है यानी कि जो सीमाएं हैं वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। जैसे कि भाई भारत के अंतर्गत संबंधों का दायरा कई मुद्दों और क्षेत्रों को कवर करता है। जैसे कि दक्षिण एशिया, ये क्या है, साउथ एशिया बोलते हैं हम इनको। ठीक है, साउथ एशिया यानी कि जो एशिया का जो पार्ट है, यानी कि पूरा एशिया एक महाद्वीप है जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज आती है। तो जो दक्षिणी पार्ट है
यानी कि जिसमें भारत भी आता है दक्षिण एशिया में, तो उसके जो आसपास की जो कंट्रियाँ हैं उनसे हमारा कैसा संबंध है उसको यहाँ पे जो है बताता है। जैसे कि भाई बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है, ईरान है, इराक है, ये साउथ एशिया के अंदर आते हैं, ठीक है। और जैसे कि श्रीलंका भी है। तो इनसे जो है हमारी संधि होना, इनसे हमारी दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आसपास के देश ताकतवर हैं हमसे, जैसे कि चाइना, तो वो हमारे जो है देखने से पहले ही डरे काफ़ी, ठीक है। तो इसलिए भी तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ मैंने इसको कि भाई साउथ एशिया भारत का निकटतम पड़ोसी प्राथमिकता बना हुआ है। इसमें साउथ एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क, ठीक है, साउथ एशिया सहयोग संगठन करके ये इसको बोलते हैं हिंदी में, बहु क्षेत्र तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी जो है उससे भी हमने जो है मतलब दोस्ती की हुई है काफ़ी देशों से। इन पहलों से क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे दायरे हैं, है ना। पहले हम क्या करते हैं, अपने देश को, अपने आप को बचाते हैं, राइट। देश की छोड़ो, अगर हम परिवार की बात करते हैं तो हम पहले अपनी फैमिली को बचाएंगे ना। अगर भूकंप आएगा तो हम अपनी फैमिली को बचाएंगे, उनको बाहर लेके जाएंगे, है ना, कि भाई चलो बाहर चलो। क्योंकि भूकंप में ये सिखाते हैं कि भाई कहीं भी जो शांत एरिया है, जो खुला मैदान है, वहाँ पर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले हम खुद को बचाते हैं। तो हमारे आसपास की जो पहली जो हमारी हित होगी, जो हमारी सीमाएं होंगी, वो क्या होगी, अपने आसपास के लोगों से दोस्ती करना, ताकि जो हमारे दुश्मन है वो हमें देख ना पाए, ठीक है, डरे हमसे। हिंद प्रशांत क्षेत्र, ये भी जो है एक एरिया है, इसमें भारत हिंद प्रशांत क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और समुद्री सुरक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचों के विकास जैसे क्षेत्रों में अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद भारत ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच जैसे क्षेत्रीय मंचों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि अलग अलग मंच है, यहाँ पे भारत ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और उसके अलावा एक ब्रिक्स जो है, अभी आपको इसका पता चला होगा, अभी एक सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का। मुझे बताना कि कौन सा सम्मेलन था ये, ठीक है, यानी कि कौन सा हुआ सम्मेलन था, 7वां 8वां 9वां जो होते हैं ना, कि भाई इतना था, तो वो कौन सा था, मुझे कमेंट करके बताना जरूर। ब्रिक्स, इसमें जो है आपको पता है ये भाई ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। भारत इसका सदस्य देश है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इंडिया इसका मेंबर है। और ये समूह का उद्देश्य जो है आर्थिक सहयोग बढ़ाना और राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देना है। भारत ने इस मंच का प्रयोग जो है अपने व्यापार के लिए, निवेश के लिए, प्रौद्योगिक हस्तांतरण में अपने हितों को बढ़ाने के लिए किया है, ठीक है। यानी कि जो हमारा इंडिया है, इसने इसका प्रयोग किया है ताकि हमारा जो व्यापार है, हमारा निवेश, इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ सके, ठीक है। यानी कि ये भी एक हमारा दायरा है जिसके तहत हम काफ़ी हेल्प करते हैं, हेल्प लेते हैं और कंट्रियों से। उसके अलावा G20 ये अभी हुआ था, कह रहे हैं कि भारत इसका भी सदस्य देश है और इसमें वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यानी कि इंटरनेशनल जो मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है। इन्वायरमेंट को भी हम यहाँ पे जो है ऐड करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को एक साथ जो है ये लाता है। यानी कि बड़ी बड़ी कंट्रियाँ आपको देखने को मिलती है इसमें। आप जो G20 का जो सदस्य था, भारत तो है ही, साथ साथ में भारत ने इस साल जो है इसकी सदस्यता भी की है। यानी कि इंडिया में मेजबानी जो कह सकते हो आप इसको, कि भाई इंडिया में लोग आए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको यहाँ पे किया गया था, ठीक है, सम्मेलन जो था यहाँ पे हुआ था। इसके माध्यम से भारत ने व्यापार, निवेश, वित्तीय सुधार जैसे क्षेत्रों में अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं, ये सवाल हो गया, यहाँ पे एक कमी है। कमी क्या है, आपको यहाँ पे एक छोटा सा निष्कर्ष ज़रूर लिखना है, ठीक है, और सब जगह आपको निष्कर्ष लिखना होता है, ठीक है जी। निष्कर्ष लिख देना यहाँ पे। निष्कर्ष मैंने नहीं लिखा है, और अगर आपको नहीं लिखना आता है निष्कर्ष तो आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है एक क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लीव कर दिया है कि भाई क्या करना है। आगे आपको मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखते हैं निष्कर्ष। सबसे उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है जो कि आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछ रहा है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक और आर्थिक कारण क्या थे, ठीक है। एक सवाल काफ़ी डिफ़िकल्ट सा है क्योंकि आपको डायरेक्टली इसके आंसर नहीं मिल पाते। बुक में आप ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा कि राजनीतिक और आर्थिक कारण क्या थे। हाँ, मिला के पूछ लेता है कि भाई कारण क्या थे, या फिर परिणाम ज़्यादा जो है इसकी पूछते हैं।
आर्थिक और राजनीतिक कारण कि भाई किस वजह से हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पर हमें नहीं पता होता है, वो बात अलग है। तो मैं आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं कि पहले हमें यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया मैंने यहाँ पे कि भाई ये कब हुआ था, ठीक है, और इससे किस चीज़ को लाभ जो है नुकसान हुआ है, डेफिनेटली नुकसान ही हुआ है मोस्टली कंट्री को, एक्सेप्ट अमेरिका। अमेरिका को विश्व युद्ध से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से लोन देने वाला बन गया, सारी कंट्रीज़ को लोन दे रहा पता चल रहा है ना, और हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है, क्योंकि कंट्रियों की हालत ख़राब हो गई थी, जर्मनी, इटली, जापान, ये सभी की हालत ख़राब हो गई थी, तो इनको पैसों की जरूरत थी, तो भाई इसलिए इन्होंने जो है लोन दिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1914 में हुई। ये या इस विश्व युद्ध में पहले जितने देश शामिल थे, बाद में बहुत सारे देश इसमें ऐड हो गए थे, आपको पता होगा। इस युद्ध ने न केवल सैनिक बल्कि आम नागरिकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि युद्ध से जो है बहुत ज़्यादा हानि हुई, ठीक है, जान मान जो है काफ़ी लोगों की जान भी गई है, आम लोगों की भी, और जो हानि है, जो जैविक संसाधन होते हैं, खान पीन, ये भी जो है इसमें भी नुकसान हुआ। और जो देश थे, जो विश्व था, देश की बात ना करें, विश्व जो था वो दो गुटों में बट गया था। पहला एक मित्र राष्ट्र और दूसरा था केंद्र शक्तियाँ। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान और यूएसए था। दूसरा जो गुट था यानी कि केंद्र शक्ति, इसमें आपको पता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, ये 4 देश थे। इसमें जो मेन देश हैं वो जर्मनी है और ऑस्ट्रिया है और हंगरी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो देश था मित्र राष्ट्र में जो कंट्रियाँ थी, इसमें सबसे मेन जो कंट्री थी वो थी इटली, रशिया और ब्रिटेन, ठीक है। ये कुछ मेन कंट्री थी जो कि इसमें थी शामिल, ठीक है। बाद में अमेरिका ना इसमें बाद में आया है, ठीक है, अमेरिका और जापान इनमें बाद में आए हैं, ये पहले से थी। प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक कारण, तो अब हम बात कर लेते डायरेक्ट आंसर के बारे में कि भाई राजनीतिक कारण क्या थे। आंसर वो भी है, ठीक है, क्योंकि आपको पहले बताना पड़ेगा कि भाई हुआ कहाँ पे, इसके परिणाम क्या रहे, किसको क्या नुकसान हुआ, ठीक है, तो ये आपको बता के चलना है। और फिर आगे आपको ये बताना है कि भाई राष्ट्र जो है प्रथम विश्व युद्ध के जो राजनीतिक कारण थे वो क्या थे। सबसे पहले कि भाई राष्ट्रवाद जो है लोगों में पैदा हुआ, है ना। इसमें क्या था कि जो वहाँ पे जो यूरोप है, यूरोप में छोटी छोटी कंट्रियाँ थी, बहुत सारी, बहुत ही छोटे छोटे जो है कंट्री वहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि बेंसिया और हर्जेगोविना, ये छोटी छोटी कंट्रियाँ वहाँ पे थी, जो कि ऑस्ट्रिया या फिर जो हंगरी है जिसमें ये पहले ऐड थी, ठीक है, उससे ये अलग होना चाह रही थी कि भाई हमें कुछ और देश दो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सर्बिया। ये सभी कंट्री दोनों की दोनों जितनी भी है, ठीक है, ये दोनों कंट्रियाँ जो है ये इसमें आना चाह रही थी सर्बिया के अंदर, ठीक है। ये कह रहे थे कि भाई हमें सर्बिया में ऐड करो, हमें हंगरी या जो ऑस्ट्रिया है इसमें नहीं रहना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है, एक यूरोप के अंदर कंट्री है ऑस्ट्रिया, ठीक है, उसमें आना चाह रही थी। और रूस को भी जो है लगने लगा था कि ये कंट्री जो है अगर मैं इनसे इनको आज़ाद करा दूँ ऑस्ट्रिया से और हंगरी से, तो ये जो कंट्रियाँ है ये मेरे कब्जे में आ जाएंगी, मैं इनको पकड़ लूँगा। तो ये जो है इसकी वजह से भी जो है आपको देखने को मिला कि भाई ये विवाद फैला, राजनीतिक मतभेद हुआ, जिसकी वजह से और एक दूसरे के बीच जो है मतभेद, गंभीरता पैदा हुई चीज़ों को लेके। साम्राज्यवाद, इसमें क्या है, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने अपने साम्राज्यों का विस्तार किया, ठीक है, यानी कि बढ़ाया और कंट्रियों को अपने में ऐड कर लिया, ठीक है, उनसे युद्ध किया, उनको अपने में ले लिया। तो ये जो है साम्राज्यवाद फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे यूरोप देशों में तनाव बढ़ गया, ठीक है, यूरोप देशों में तनाव बढ़ गया। उसके बाद देशों के बीच संबंध जो है, गठबंधन, ये आपको देखने को मिलेंगे कि भाई गठबंधन पैदा किए गए, अलायंस हुई, जैसे कि फ्रांस है, रशिया के बीच गठबंधन ने जर्मनी को एक घेरा जो है, एक घेर तरीके से जो है आप कह सकते हो कि घेर लिया उसको, ठीक है। और जर्मनी के पास संख्या कम थी, इसलिए लंबे युद्ध में जितने की जो है संभावना उनके पास कम थी, क्योंकि जर्मनी छोटा देश था, इतनी संख्या नहीं थी उनके पास, तो इसीलिए जो है फ्रांस बड़ा था, रशिया बड़ा था, तो इसीलिए भी जो है फ़र्क पड़ा कि भाई पॉपुलेशन कम थी उनके पास, जर्मनी के पास, पर था पावरफुल। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक कारण, अब हम आर्थिक रीजन के बारे में बात करते हैं कि भाई इकोनॉमिकल जो रीजन्स थे प्रथम विश्व युद्ध में वो क्या थे।
तो ये इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो नहीं मिले हैं। डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई युद्ध ने दुनिया के वित्तीय संतुलन को बदल दिया, यूरोप देशों पर भारी कर्ज हो गया, और जो है अमेरिका एक तरीके से उनका करंट दादा बन गया, यानी कि जो उनको कर्जा दे रहा है, पैसे दे रहा है कि भाई कोई बात नहीं है, ले ले तू, इतना इंटरेस्ट मेरे को दे दियो, है ना, यानी कि 10% जो भी इनका इंटरेस्ट होता है वो दे दियो। बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट जो है वसूला गया इनसे, और बहुत ज़्यादा बदनामी हुई युद्ध के बाद इन लोगों की। देखो ये युद्ध की बात की चीज़ नहीं है, ये युद्ध से पहले की है, क्योंकि देखो क्या हुआ, हथियारों में, सेनाओं में इतना पैसा खर्च हो गया इन लोगों का युद्ध से पहले ही। जैसे कि ये कंट्रियां हैं यूरोप की, ठीक है, इतना पैसा खर्च हो गया इनका कि भाई इनके पास बचा ही नहीं। युद्ध से पहले ही हथियार खरीद रहे हैं, लगातार बस चल रहा है इतनी संख्या में, तो पैसा ख़त्म हो गया, तो फिर इनको जो है कर्जा लेना पड़ गया अमेरिका से। युद्ध के दौरान ज़्यादातर देशों में मुद्रास्फीति बढ़ गई, यानी कि एक तरीके से महंगाई कह सकते हो आप, या जो मुद्रा है उसकी जो कीमतें थी वो कम हो गई, है ना। और भारत में भी 1914 के बाद 6 सालों में औद्योगिक कीमतें लगभग 2 गुना हो गई। कहने का मतलब आपको डेट दिख रही होगी यहाँ पे 1914, इसमें भारत उपनिवेश के अधीन था, ये भी हमें पता है। तो उस समय हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ थे, तो इंडिया में भी जो है उसका फ़र्क देखने को मिला कि यहाँ पे भी जो चीज़ों की जो कीमतें थी वो 2 गुना बढ़ गई, ठीक है। यानी कि जो पहले 60 रुपये की चीज़ आ रही थी वो 120 रुपये की, 130 रुपये की ऐसे हो गई। युद्ध की वजह से भारत सरकार के रक्षा खर्चों में काफ़ी जो है बढ़ोतरी हुई, यानी कि इंडिया में जो ब्रिटिश सरकार थी उनकी जो खर्च था वो बढ़ गया था। इसके चलते सरकार ने जो है व्यक्तिगत आय और कॉरपोरेट जो मुनाफे होते हैं उसमें भी टैक्स को बढ़ा दिया, ठीक है। इससे भी जो है लोगों पे बर्डन पड़ता है। युद्ध की वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भी जो है भारी नुकसान हुआ। पूंजी का संकेंद्रण, बड़े पैमाने के उद्योग या उद्यमों का विकास, उत्पादकता में बढ़ोतरी और उत्पादन का औद्योगिकरण, ये जो है इसमें आपको देखने को मिले। और अगर आप बात करें निष्कर्ष की, तो मैंने यहाँ पे निष्कर्ष लिख दिया है, या आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये देखो अब हम जो है इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि फिर दोबारा ना करना पड़े हमें ये वाला सवाल। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आया कि भाई क्या रीज़न थे। अब हम बात करेंगे इसके परिणामों के बारे में। परिणाम मैंने लिखे नहीं है, मैंने यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहे होंगे कि भाई राजनीतिक जो परिणाम थे वो क्या हुए कि भाई साम्राज्य का अंत हुआ, विश्व मानचित्र में परिवर्तन हो गया, सोवियत संघ का उदय हुआ, उपनिवेशवाद में जागरण पैदा हुआ, और वैश्विक राजनीति पर से यूरोप का प्रभाव कमज़ोर पड़ा, अधिक नायकवाद का उदय हुआ, दूसरा विश्व युद्ध का जो है बीजारोपण हुआ, विश्व शांति की स्थापना का प्रयास किया गया। तो ये क्या काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो राजनीतिक परिणाम के अंदर आई कि भाई युद्ध के बाद क्या हुआ, ठीक है। युद्ध से पहले तो हमने बात कर ली कि भाई क्या क्या रीजंस थे इसकी वजह से युद्ध हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आपको नहीं पता, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो आर्थिक परिणाम हुए वो क्या हुआ भाई, जनधन की हानि हो गई, ठीक है, प्रॉब्लम जो है, समस्या आर्थिक रूप से बढ़ गई, आर्थिक संकट पैदा हो गया, सरकारी आर्थिक नीति में परिवर्तन करना पड़ गया। उसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो थे, पूरे कारण अगर आपको डायरेक्टली पूछे, ये ना बोले कि आर्थिक या राजनीतिक, सिर्फ कारण पूछे कि क्या रीजंस थे, तो आपको ये बताना है कि भाई यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ना, है ना, और गुप्त संधियों और गुटों का निर्माण था, इसी वजह से भी हुई। जर्मनी और फ्रांस की चतुरता, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, जनमत और समाचार पत्र तत्काल कारण जो है कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। इसमें कोई राजनीतिक या आर्थिक कारण नहीं है, ये सभी मिला के जो है आपको एक कारण देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है 2 बार रिपीट हुआ है, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है, यानी कि फांसीवादी और नाजीवादी, और दूसरी बार यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, देखो ये रहा सेकेंड वाले पार्ट में, फांसीवादी और नारीवादी। यहाँ पे विशेषता पूछी है
लेकिन ये इस वाली सवाल में आपको उदय के कारण पूछे कि भाई ये आया कैसे, ठीक है। यहाँ पे विशेषता पूछी, यहाँ पे उदय के कारण पूछे, तो ये आपको बताना है भाई उदय के कारण क्या थे। मैंने यहाँ पे यही बताया है, और बाद में मैंने यहाँ पे जो है विशेषता भी एक्सप्लेन कर रखी है आगे। आपको हर एक एक्सपेक्ट मिल जाएगा इस वाले आंसर का, क्योंकि ये हर साल रिपीट होता है, तो मैंने जो है इसके हर एक्सपेक्ट को कवर कर लिया है। यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंस होता है मैंने आपको वही बताया है, ठीक है, सवाल के अंदर, आंसर के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद करना, ठीक है। आप इसको लिख के याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले फासीवादी। फासीवादी क्या होता है? एक राजनीतिक विचारधारा है। ये आपको स्पष्ट हो गया कि भाई एक पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है। इसका जो उदय है वो मुसोलिनी द्वारा इटली को प्राचीन रोमन साम्राज्य की तरह दोबारा महान बनाने की भूख के साथ हुआ। यानी कि ये इटली में इसका जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसका जन्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये अतिराष्ट्रवाद पर आधारित है, और इसका जो ध्यान है लोगों को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति के प्रयोग पर केंद्रित है, राइट। उसके अलावा इसमें साहस, आज्ञाकारिता, अनुशासन, शारीरिक दक्षता शामिल है। ये सैन्य आदर्शों पर आधारित है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। अभी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। एक होता है नाजीवादी। ये क्या है? ये जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का विचारधारा है, ठीक है। हिटलर की विचारधारा तो कैसी होगी? हिटलरवादी, जिसमें कि आपको तानाशाह दिखाई देगा, यानी कि ज़बरदस्ती से लोगों को मारना पीटना, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर कौम से नफरत करना, यहूदियों से, है ना। आपने पता होगा, आपने पढ़ी होगी इनकी कहानी। सरकार और जनता के बीच एक नए प्रकार के रिश्ते के जो है पक्ष में रहती है ये वाली विचारधारा। और नाजी यहूदियों से नफरत करते थे, और यूरोप में जो भी बुराइयां हैं उसके लिए यहूदियों को दोषी मानते थे, ये आपको पता है। लेकिन ये विचारधारा नहीं बताती आपको, ये नाजीवादी विचारधारा होते हैं, ठीक है। यानी कि जो अपने हर एक असफलता के लिए किसी और को दोषी मानता है, यानी कि यहूदियों को दोषी मानता है, तो इसको हम नाजीवादी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की राजतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है। राजतंत्र या राजतांत्रिक व्यवस्था, जो भी आप कह लो इसको। उसके बाद कह रहे नाजीवादी और फांसीवादी के उदय के कारण। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्रेस किया है कि भाई क्या रीज़न थे कि ये आए सामने। सबसे पहले वर्साई की संधि। इसमें क्या हुआ कि इस संधि पर हस्ताक्षर के समय इटली को वह नहीं मिला जो वह चाहता था, ठीक है। और जर्मनी को भी अपने पड़ोसियों और मित्र राष्ट्रों के हाथों कुछ क्षेत्र गंवाना पड़ा। यानी कि जो कोशिश थी इन देशों की, जैसे कि इटली है और जर्मनी है, ये कंट्री काफ़ी जो है तरीके से तानाशाह टाइप की कंट्री है, रही है शुरू से। तो ये चाहती थी कि भाई हमें और देशों को जो है हम पे मतलब हमें किसी और कंट्रीज पे कब्जा करना है, तो उसके लिए इन्होंने जो है संधियाँ की थी, लेकिन उनको नहीं मिला वो क्षेत्र। आर्थिक संकट जो बढ़ रहा था उसकी वजह भी जो है ये जो दोनों विचारधारा है ये सामने आई। जैसे कि युद्ध के बाद इटली और जर्मनी जो है आर्थिक संकट से जूझ रही थे। जर्मनी को भी ये युद्ध से हुई भरपाई जो या फिर जो नुकसान है ये भरपाई करनी पड़ी। राजनीतिक संकट क्या था कि भाई 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक यूरोप में व्याप्त राजनीतिक संकट के परिणाम स्वरूप फांसीवादी और नाजीवादी का उदय हुआ। ठीक है, आर्थिक संकट हो गया और एक राजनीतिक संकट हो गया। उसके बाद सत्तारूढ़ वर्ग की चिंताएं। इसमें क्या है, फांसीवादी और नाजीवादी की विचारधारा सामाजिक और राजनीतिक पतन, राजनीतिक क्रांति के बारे में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम और निम्न वर्ग के महत्वपूर्ण हिस्सों की गहरी चिंताओं से प्रेरित थे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के बीच में सत्ता को लेके जो है लड़ाइयाँ हो रही थी, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अलग अलग थी, सबकी जो व्यक्तिगत विचार होती है वो अलग अलग होते हैं, उसको लेके भी जो मतभेद थे, जिसकी वजह से इन दोनों विचारधाराओं का जो है उदय हुआ। पेरिस शांति वार्ता हुई, उसमें भी जो है कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला, शांति नहीं मिली कंट्रियों को। फांसीवाद और नाजीवाद के बीच अंतर, ये आपको सवाल पूछ सकता है, शायद इस साल पूछ ले, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई डिफरेंस क्या होता है इनमें।
पहले आपको मिलेगा फांसीवादी और फिर मिलेगा नारीवादी, इनको हम दोनों को कंपेयर करेंगे साथ में। सबसे पहले जैविक राज्य की वकालत करता है, जबकि जो नाजीवादी है वो केंद्र या केंद्र बिंदु नस्लवाद पर जो है जोर देता है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर नस्ल से नफरत करता है और किस अपनी जो जाति है उससे प्रेम करता है, यानी कि आर्यन से। क्योंकि इनके जो ये जो आर्यन थे बेसिकली, ये ऐसा बताया गया है यहाँ पे, वर्ग और व्यवस्था को महत्व दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। फांसीवादी में, नाजीवादी में नस्लीय एकीकरण पर महत्व दिया गया है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया है, सरकार को स्वामी और उन्नति के रूप में देखा गया है। यानी कि जो फांसीवादी विचारधारा है उसके अंदर तो राष्ट्रवाद आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो नाजीवादी विचारधारा है उसमें आपको सरकार की स्वामी देखने को मिलेगी, यानी कि सरकार ही सब कुछ है, ठीक है। और जो नेता हैं इसके, जिसकी वजह से ये आई है विचारधारा, उनको हम बेनिटो मुसोलिनी कहते हैं एक, और दूसरे हैं ओसवाल्ड मॉसले, ठीक है। और दूसरे विचारधारा यानी कि जो फांसीवादी जो नाजीवादी विचारधारा है उसके जो नेता है वो है हिटलर और जोसेफ मेंजेल। ये जोसेफ मेंजेल जो है ये बेसिकली इटली के वहाँ के जो है नेता थे, ठीक है। इन्होंने भी इसका साथ दिया पूरा इस विचारधारा को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। आप इसको जो है राइट डाउन कर लेना अपनी बुक में, जो भी आपके पास है नोटबुक या बुक में आपको जगह है आपके पास, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको पढ़ के समझ में आया होगा कि भाई जो फांसीवादी विचारधारा है एक तरीके से लोकतंत्र पे आधारित है, ठीक है। लेकिन नाजीवादी विचारधारा ये राष्ट्रतंत्र को सपोर्ट करती है ना, और जो पावर है सत्ता का केंद्रीकरण चाहती है, ठीक है। यानी कि सत्ता सिर्फ एक के हाथों में रहे, यानी कि सरकार के हाथों में। जबकि ये वाली जो विचारधारा है ये सत्ता को बांटने की कोशिश करती है, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे सच पढ़ के हमें समझ में आता है। अब हम बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। ये सवाल आ गया था, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिला था सवाल ये वाला, ठीक है। ये विशेषता पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमने विशेषता यहाँ पे कर रखी है। दोनों की अलग अलग मैंने यहाँ पे बताई हुई है, नाजीवाद की अलग बताई है, फांसीवाद की अलग बताई है। सबसे पहले नाजीवाद की विशेषता पढ़ लेते हैं। ये 4 प्रकार की विशेषता बता रहा है। पहली है नस्लीय शुद्धता, क्षेत्रीय विस्तार, शक्ति, सैन्यवाद। यानी कि भाई जो नाजीवादी विचारधारा है ये नस्ल शुद्धता पर विश्वास करता है, यानी कि कोई भी नस्ल शुद्ध अशुद्ध नहीं होती, सभी सही होती है, ठीक है, अपनी जगह पे। क्षेत्र का विस्तार सभी करना चाह रहे थे और ये भी करना चाहता है, ठीक है। उस समय कंडीशन ही ऐसी थी। शक्ति का जो है बढ़ाने की कोशिश करनी, और जो सैन्यवाद है उसको विस्तार करना, ठीक है। ये जो है इनका विचारधारा है। इनमें लोकतंत्र कोई भी नहीं है, कहने का मतलब ये है, बस कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र है हम, लेकिन लोकतंत्र कोई भी नहीं है। अपना कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे, सब वो जो है एक दूसरे की जो ज़मीनें हैं उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि समुद्र में नहीं होता, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे ही यहाँ पे कोशिश की जा रही है। बड़ी हो गई है वो काफ़ी वीडियो। फांसीवाद की विशेषता जो है प्रजातिवाद, यानी कि एक ही जाति को बढ़ावा देना, सत्तावाद, राजतंत्र को बढ़ावा देना, सर्वाधिकारवाद यानी कि केंद्रीकरण, उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में विश्वास करना। तो ये जो है इसकी विशेषता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत भी कुछ भी सीखने को मिला है, आपको कुछ भी हेल्प मिली है इस वीडियो से, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।